जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के पहला चैप्टर जो कि है कर्बक, उसके लेखक परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके जितने हिंदी अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो लेखक परिचय है ये तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है तो और सब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला लेखक परिचय को देखेंगे, ठीक है। तो है क्या कर्बक। कर्बक के लेखक मतलब कवि जो हैं कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी इसके कवि है, ठीक है। जैसी जैसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ से कि जैसी जी जो है किस शाखा के कवि है ना, किस शाखा के कवि है। तो किस शाखा के कवि है, आपको ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम मार्गी कवि का, है ना, प्रेम मार्गी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। जैसी का जन्म सन 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मतलब जैसी जी का जन्म एक्यूरेट पता नहीं है, तो आसपास माना जाता है, 1492 के ईस्वी के आसपास माना जाता है। और उसका जन्म जो है कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में। कहाँ हुआ था, एक जायस नामक स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो वहीं उसका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे है उसके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, है ना। और उसका पिता का नाम क्या था, मलिक शेख ममरेज। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन, ये भी आता है कि जैसी जी का पिता का नाम क्या था, तो मलिक शेख ममरेज, ठीक है। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश जायस नामक स्थान के वह रहने वाले थे, ठीक है। और जैसी जी का जन्म कब हुआ था, तो लगभग 1492 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, आगे देखते हैं। बोलते हैं क्या, जैसे जैसे कुरूप व काने थे। मतलब कुरूप मतलब होता है जो बदसूरत होता है ना, उसको उसको हम लोग कुरूप बोलते हैं। तो कुरूप वो काने थे, है ना, मतलब बदसूरत थे और एक आंख से वो काने भी थे, ठीक है। चेचक के कारण उसका चेहरा रूपहीन हो गया था। मतलब जो जब उसको चेचक हुआ था तो उसका चेहरा कैसा हो गया था, रूपहीन हो गया था, मतलब बदसूरत हो गया था, है ना। और तथा बाएं आंख और कान से वंचित थे, और बाएं आंख जो थे और कान से वो क्या थे, वंचित थे, मतलब काने थे, है ना। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, उसके 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। उसके जो थे उसकी कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, कितनी रचनाओं का, ये ऑब्जेक्टिव आता है, तो 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है ना। जिसमें पद्मावत, अखरवाट, कलाम, ये सब उसके प्रमुख रचनाएं हैं ना। आदि बहुत सारे और भी है, तो याद कर लीजिएगा, है ना। और जैसी जी का जन्म लगभग माना जाता है क्या, 1548 ईस्वी के करीब करीब माना जाता है इसका, जैसी जी की मृत्यु का, है ना। तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी जो थे कैसे कवि थे, तो प्रेम के पीर के कवि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या। इस पाठ में दो कर्बक प्रस्तुत किया गया है, मतलब कर्बक प्रस्तुत किया गया है। पहला कर्बक प्रारंभिक छंद तथा दूसरा कर्बक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। तो ये पहला दो कर्बक है, ठीक है। तो पहला कर्बक क्या है, पद्मावत के कहाँ से, पहला, है ना, पहला छंद से लिया गया है। और दूसरा जो कर्बक है पद्मावत के अंतिम, है ना, क्या बोल रहा है, अंतिम छंद से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बोल रहे क्या, प्रथम कर्बक में प्रथम कर्बक में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में बता कहते हैं। तो वो जो पहला कर्बक जो है उसमें वो कवि कहते हैं कि अपने रूपहीनता के बारे में बताते हैं, अपने जो रूपहीनता, वो जो बदसूरत थे या एक आंख से अंधे थे, अंधेपन के बारे में अपना पहला कर्बक में बताते हैं, है ना। और कहते हैं वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। और वो अपने रूप, मतलब रूप तो अच्छा नहीं था, बल्कि उसके उससे कई ज़्यादा अच्छा उसके उसके गुण थे, गुणों की ओर लोगों का क्या बोलते हैं, मन को आकर्षित करते हैं, ध्यान को आकर्षित खींचने का प्रयास करते हैं, है ना। आगे बोल रहा है कि दूसरे द्वितीय कर्बक में कवि अपने काव्य काव्य और उसकी कथा कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। और दूसरे कर्बक में कवि जो है अपने काव्य और कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है ना, मनुष्य मर जाता है पर उसकी कृतियाँ सुगंधित रहती है ना। तो कृति मतलब क्या था, मनुष्य मर जाता है लेकिन उसकी कीर्ति कीर्ति मतलब उसकी जो नाम होता है, अगर अच्छे काम करोगे तो किसी का भी नाम दुनिया में फेमस रहता है ना। तो वैसे ही ये चीज़ कवि बोलते हैं, मनुष्य मर जाता है लेकिन उसकी कीर्ति सुगंधित तरह पीछे रह जाती है। मतलब वो सुगंधित होकर के, मतलब बहुत ही खूबसूरती के साथ वो आपका नाम जीवित रहता है। अगर दुनिया में अच्छे काम करके जाते हैं तो आपका जीवन ऐसे ही सुगंधित रहता है, आपका नाम हमेशा लिया जाता है ना। तो चलिए ये था आपका कवि परिचय। अब देखते हैं हम लोग पहला कर्बक के बारे में ना। पहला कर्बक के अर्थों को देखेंगे और मतलब क्या है और उसके अर्थों को देखेंगे। तो बोलता है क्या पहला कर्बक में, एक ने कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जयी बनी सुनी। इसका अर्थ होता है क्या, प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी
जैसी गुनी है ना, जो भी उसके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। मतलब ये कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ जो प्रस्तुत पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है, तो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है, जो महाकाव्य पद्मावत के अंश से लिया गया है, जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि एक नैन होते हुए मेरे पास एक एक आंख होते हुए, है ना, क्या बोलते हैं, मेरे पास एक आंख होते हुए जैसी गुनी है, और जैसी क्या है, गुनी है, मतलब वो जो जैसी जी है वो क्या है, गुनी है, उसके अंदर गुणवान है वो, है ना, जो भी उसके काव्य को सुनता है और जो भी उसके काव्य को सुनता है वो उसकी ओर मोहित हो जाते हैं, मतलब आकर्षित हो जाते हैं, बहुत अच्छी कविताएं वगैरह लिखते थे, है ना। दूसरा पंक्ति बोल रहा है क्या, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा, जग सूझा एकड़ नैनाहा उवा सुख अस नखतन माहा। इसमें बोलते हैं, इसका अर्थ होता है क्या, प्रस्तुत पंक्ति वही मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा पर कमी है वैसे ही कवि में भी फिर भी मतलब कमी है। मतलब इसमें कहते हैं कि लेखक अपने बारे में बताते हैं कि अपनी अपनी जो क्या बोलते हैं तुलना चंद्रमा से करते हैं, तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कवि जो है जैसे जी अपना तुलना किससे करते हैं, तो वो अपनी तुलना किससे करते हैं, तो चंद्रमा से करते हैं, है ना, चंद्रमा से करते हैं, और कहते हैं कि जैसे ईश्वर ने पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए चंद्रमा को बनाया है, और उसी तरह मुझे भी बनाया है, और जिस तरह से चंद्रमा में भी दाग दाग धब्बे हैं उसी तरह मुझ में भी बहुत सारे दाग धब्बे हैं, है ना। लेकिन काव्य के प्रकाश पूरे संसार में फैलाते हैं, फिर भी कवि जो है अपने ज्ञान की प्रकाश, है ना, अपने ज्ञान की प्रकाश क्या करते हैं, पूरे संसार में फैलाते हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्र के बीच में उदित होता है, जिस प्रकार शुक्र ग्रह जो होते हैं पूरे नक्षत्र के बीच में हमेशा चमकती रहती है, उसी प्रकार कवि ने भी अपने एक आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। उसी प्रकार जो लेखक जो हैं एक आँख से पूरी दुनिया को अच्छी खासी से समझ लिया है ना। चलिए अगला है क्या, जो कही अम्भी डाभ ना होई, तो लही सुगंध बसाए ना सोई। तो इसमें बोलता है क्या, फिर वही जैसे मतलब इसमें एक साथ डबल चीज़ हो रहा है, आपको अर्थ भी समझ में आ रहा है, ठीक है, अर्थ भी बताया जा रहा है, और इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन वगैरह आता है कि इसका अर्थ स्पष्ट करें ना, व्याख्या करें ना, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर के साथ साथ आप मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया जा रहा है। जैसे आपको बोल दिया जाएगा, जो लही अम्भी डाब ना होई, तो अही सुगंध बसाई ना सोई। तो इसका अर्थ स्पष्ट करें, है ना, तो अर्थ कैसे स्पष्ट करेंगे, इसका भावार्थ लिखना होगा, है ना, तो वो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य, है ना, पद्मावत के अंश से है, जिसमें कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें कवि कहते हैं, जब तक आम में नुकीली डाब मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। मतलब इसमें कहते हैं, कवि कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है, जो लिया गया है महाकाव्य कहाँ, पद्मावत के अंश से लिया गया है, जिसमें कवि कहना चाहते हैं, जिस तरह आम के नुकीली डाब में मंजरी में मंजर जिसको बोलते हैं आम भाषा में ना, नहीं आती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। जब तक देखिएगा कोई भी आम फलने से पहले उसमें नुकीली क्या होती है, मंजर आती है, फूल आती है ना, जब तक वो मंजर नहीं आएगा तब तक वो क्या होती है, तो वो सुगंधित नहीं होती है। यही चीज़ वो कहना चाहते हैं। दूसरा आगे बोलते हैं, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयेयु असुर अपारा। इसमें इसका अर्थ होता है कि प्रस्तुत पंक्ति स्वयं वही प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं, समुद्र के पानी खारा है इसलिए ही वह असूक्ष्म और अपारा है। मतलब अगर समुद्र का पानी जिस तरह से खारा है, इसी वजह से वो इतना बड़ा विशाल अभी तक वो बना हुआ है ना। तो ये सब मतलब जो बताया जा रहा बार बार, ये जो प्रस्तुत पंक्ति मलय द्वारा लिखित है, इससे आपको कवि मतलब जो लिखा गया है कर्बक किसके द्वारा लिखा गया है ये याद हो रहा है। दूसरी साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको क्या हो रहा है, इसके अर्थ भी समझ में आ रहा है, और दूसरी बात यह है कि इसके भावार्थ अगर स्पष्ट करने बोला जाए तो ये भी इसका आंसर साथ ही साथ हो रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोलते हैं, जो सुमेरु तिरसु बिनासा भा कंचन गिरी आग आकाशा, है ना। तो इसमें फिर बोलते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित कहाँ से लिया गया है, महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया जाता तब तक वो सोने का नहीं हुआ होगा। तो मतलब बोलते क्या, जिस तरह से जो सुमेरु पर्वत है उसको जब तक त्रिशूल से नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वह सोने का नहीं होगा। आगे बोलते हैं, जो लही घड़ी कलंक ना परा, कांच कांच होई नहीं कंचन कारा। तो बोलता है भावार्थ क्या है इसका, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया मतलब सोना गलाने वाला पात्र
घड़िया में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती है। तो बोलते हैं क्या, जब तक हम लोग किसी भी सोने को घड़िया में डालकर गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्ची धातु रहती है। जब तो उसको गला दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, सोनार हो जाती है ना। आगे बोलता है क्या, एक नैन एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाऊ, सब सब रूपवंत गही मुख जो वही कर चाऊ। इसमें बोलते हैं प्रस्तुत, इसमें फिर बोलते हैं क्या, भावार्थ क्या है इसका। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। मतलब उसके जो एक आंख नहीं है फिर भी वो निर्मल, मतलब सभी के प्रति दया दया का भाव रखने वाले और दर्पण के प्रति सच स्वच्छ भाव वाले व्यक्ति हैं। और उसकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उसके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उसके मुख की तरफ ताका करते हैं। मतलब ये इसकी इसी गुण के कारण बड़े बड़े लोग इसको चरण को स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए, छूते हुए कहते हैं कि कुछ कुछ उसको मिल जाए, कुछ शिक्षा उसको मिल जाए, इसके और मतलब आश लगा के उसके समक्ष जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है दूसरा करबक, है ना। पहला करबक हमारा खत्म होता है, अब दूसरा करबक शुरू करते हैं, है ना। दूसरा करबक है मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रकत के कोई लेही, गाढ़ी प्रीति नयन न जल भई। तो इसमें बोलते हैं प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने मोहम्मद या काव्य रच कर सुनाया है, और जिसने जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मतलब इसमें कहते हैं कि मैंने जो है क्या रचा है, एक काव्य रचा है ना, काव्य को रचा है। और इस काव्य को जिसने भी सुना है ना, उसे प्रेम की पीड़ा, प्यार की दर्द को समझ में आया है उसे, है ना। आगे बोलते हैं मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। और ये जो है मैंने किस तरह से जोड़ा है, रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है कि वो मोहम्मद जैसी जी एक दोनों करबक को किस तरह से जोड़ते हैं, तो अपने काव्य को किस तरह से जोड़ते हैं, तो रक्त की लेई लगा कर कैसे जोड़ते हैं, रक्त की लेई लगा करके उसको जोड़ते हैं, है ना, सॉरी जोड़ते हैं। आगे बोलते हैं तथा गाढ़ी गाढ़ी पृथ्वी को आंसू के जल में भिगोया है, और उसकी गाढ़ी को पृथ्वी को आंसू के जल से भिगोया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप लोग इसको देखिएगा, अच्छा से सुन लीजिएगा, ठीक है। आगे है क्या, अगला है क्या, ओ मन जानिए कबित अस किन्हा मक यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रत्न सेन अस राजा, कहाँ सुआ अति बुद्धि बुद्धि उपराजा, है ना। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघो जयी जयी किन्हा बखानू, कहाँ सुरूप पदुमती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। तो बोलते हैं क्या, इससे कितना अच्छा वाक्य बोला गया है। तो बोलता है क्या, प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इसका काव्य की रचना यह जानकर किया है कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही होगी। अगर मैं मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैंने इस कविता की रचना इस वजह से की है कि मैं अगर इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरा आखिरी निशानी यही रह जाएगी, है ना। अब ना वह रत्नसेन है और ना वह रूपवती पद्मावत। मतलब अब जो पहले जो है जो राजा हुआ करते रत्न सिंह, और उसकी वाइफ रूपवती बहुत ही खूबसूरत पद्मावती, ना वह बुद्धिमान शुआ है, और ना राघव चेतन या अलाउद्दीन है। मतलब ना ही वो जितने भी राजा हुआ करते महान महान राजा और इतनी खूबसूरत, है ना, जैसे वो जितने भी राजा हुआ करते थे और इतनी खूबसूरत पद्मावती, अब सारा कोई नहीं है आज इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में इसकी कहानियाँ रह गई है। लेकिन वो उन्होंने जो जो कुछ भी किया और उसके साथ जो जो घटना हुई इतिहास में, जो जो घटना है उसकी कहानियों को आज हम भी अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, कहा उसके यश को हम लोग जानते हैं कि पद्मावती एक बहुत ही खूबसूरत रानी हुआ करती थी। अलाउद्दीन बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, दरिंदा, है ना, जैसे होते हैं ना बहुत ज़्यादा आक्रामक और दुष्कर्म करने वाला राजा हुआ करता था, है ना। तो उसी प्रकार रत्नासेन उसकी मतलब पद्मावत को उसको अपनी बीवी बनाने के लिए हर कुछ वहाँ के राजा रत्नासेन जैसे राजाओं को मार देते हैं, है ना। तो ये चीज़ उस कहानी को या बहुत से ऐसे इतिहास की जानकारी हमको मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरा आखिरी निशानी यही कविता होगी कि मुझे जो है इसी कविता के आधार पर मुझे मतलब बाद में याद किया जाए, भविष्य में याद किया जाएगा, है ना। तो चलिए आगे आगे बोला जा रहा है क्या, धनी सोई सोई जज जज
धनी धनी सोई जज कीर्ति जासू, फूल फूल मरे पे मरे ना बासु, है ना। तो बोलते हैं क्या, इसमें बोलते हैं कि कवि, है ना, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। मतलब वे इस पंक्ति के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि कवि ये कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति धन्य है कि कौन, वह व्यक्ति धन्य है जिसकी कीर्ति, जिसकी काम, है ना, और प्रतिष्ठा इस संसार में अब तक जिंदा है, अब तक लोग उसकी कहानियों को पढ़ रहे हैं और उससे प्रेरित हो रहे हैं। उसी तरह जिस तरह से एक पुष्प के मुरझा जाने पर उसके सुगंधित फिर भी रहते हैं, उसी प्रकार उसकी कीर्ति होने पर वो व्यक्ति धन्य होते हैं कि जिसकी जिसकी प्रेरणा या उसके कहानियों को सुनकर लोग प्रेरित हो जाते हैं, तो वैसे व्यक्ति धन्य होते हैं। अगला 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 लाइन बोला जा रहा है क्या, कई ना जगत जस बेचा, कई ना लिन लिन जस में मोल, जो यह पढ़ कहानी हम सवेरे दुई बोल। तो बोलता है क्या, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। मतलब इस कहानी के, इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यश मतलब किसी के नाम को, है ना, ना किसी ने बेचा है ना किसी ने खरीदा है। जैसे जो महान महान राजा हुआ करते थे, जो महान महान क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो महान देशभक्त हुआ करते थे, मतलब होते थे, तो उसके नाम को ना ही किसी ने बेचा है ना ही किसी ने खरीदा है। वो अपने काम के बदौलत अभी भी इतिहास में इसका नाम दर्ज है, और हम उस चीज़ को पढ़ के हम लोग उससे प्रेरित होते हैं, है ना, भावुक होते हैं। तो उसकी कहानी को तो वैसे व्यक्ति भी धन्य होते हैं, खरीदा जाता है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्द में याद करेगा। अगर ये कहानी, अगर जो भी व्यक्ति मुझे पढ़ेगा, इस कहानी को पढ़ेगा, ज़रूर न ज़रूर मुझे कुछ 2 शब्दों में ही याद कर लिया जाएगा। तो यही चीज़ इसमें कहा जाता है ना। चलिए, ये आपका ख़त्म होता है, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये लेखक परिचय और ये जो इसका जो हिंदी अर्थ है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और थोड़ा बहुत बीच में, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।